Hello students, I am Santosh Srivastava, English expert. Today we will study determinants topics. Determinants means adjective. आज हम determinants topic स्टडी करेंगे, इस पे हम आज चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक हमारा है डिटर्मिनस। तो सबसे पहले हमें यह जानना इंपॉर्टेंट है, इसकी सबसे पहले अपन डिफिनेशन जान लेते हैं कि आखिर डिटर्मिनस क्या है, ये कहां से आया है। क्योंकि हमारे सिलेबस का डिटर्मिनस टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सारे एग्जाम्स के लिए कंपलसरी है, अनिवार्य है। तो सबसे पहले डिटर्मिनस की जो उत्पत्ति है, जो निकल के हमारा टॉपिक आया है, वो एडजेक्टिव्स है, यानी एडजेक्टिव के टॉपिक से निकल के आया है। यानी डिटर्मिनस का मतलब हुआ एडजेक्टिव्स है। ओके, और इसकी डिफिनेशन ये होगी कि डिटर्मिनर्स ऐसे शब्द हैं जो किसी नाउन के पहले आकर उस नाउन की अनिश्चित या अज्ञात संख्या या मात्रा को बताते हैं, व्यक्त करते हैं। ओके, क्योंकि डिटर्मिनस का मतलब है इंडिफिनिट एडजेक्टिव, यानी अनिश्चित विशेषण। आपको जैसा कि अभी मैंने डिफिनेशन बताया कि डिटर्मिनस का मतलब हुआ अनिश्चित विशेषण, यानी किसी नाउन के पहले आकर उस नाउन की अनिश्चित संख्या या मात्रा को बताते हैं, अज्ञात या अनिश्चित संख्या या मात्रा को व्यक्त करते हैं। अगर वो काउंटेबल होगा, अगर वो गणनीय नाउन है, गणनीय संज्ञा है, तो उसकी अनिश्चित या अज्ञात संख्या को बताएगा। और अगर अनकाउंटेबल है, जिसे गिना नहीं जा सकता, ओके, तो उसकी मात्रा बताएगा, यानी अनिश्चित या अज्ञात मात्रा को बताएगा डिटर्मिनस हमारा। ओके, और ये हमारा सारा टॉपिक जो डिटर्मिनस है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल्स पे डिपेंड करता है, यानी उस पे अपन बार बार चर्चा करेंगे। तो मैं आशा करता हूं स्टूडेंट्स कि आप इसके पहले भी बहुत बार स्टडी कर चुके हैं कि काउंटेबल्स और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या है। ओके, सो वी कैन काउंट सम नाउन्स, दे आर काउंटेबल नाउन्स। वी कांट काउंट सम नाउन्स, दे आर अनकाउंटेबल नाउन्स, जिसे हम गिन सकते हैं, जिसकी गिनती हो सकती है, जिसे नंबर के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, 1 2 3 4, वो काउंटेबल नाउन्स है। और जिसे गिना नहीं जा सकता, जिसकी गिनती नहीं हो सकती, वो अनकाउंटेबल नाउन्स है। ओके, ये हमारी सारी बेसिक चीजें हैं जिसे यू हैव स्टडीड मेनी टाइम्स। ओके, सो अब अपन वन बाय वन करके यूज ऑफ इंपॉर्टेंट डिटर्मिनर्स, ओके, सो वन बाय वन करके अपन स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट नंबर, यूज ऑफ सम। यूज ऑफ सम सबसे पहले अपन स्टडी करते हैं। जो हमारा पहला डिटर्मिनस है, यानी पहला एडजेक्टिव है, अज्ञात या अनिश्चित हमारा एडजेक्टिव है, वो सम है, यानी सम का प्रयोग। तो सबसे पहले हमें यह जानना इंपॉर्टेंट है कि आखिर हिंदी सेंस क्या होता है सम का। तो सम का यहां पे जो हिंदी सेंस है वो होता है कुछ, थोड़ा, कोई। यानी जो सम के हमारे सेंस है हिंदी के, वो सम का अर्थ होता है कुछ, थोड़ा, कोई। ये हिंदी में अर्थ हुआ सम का। अब अपन इसके रूल से स्टडी कर लेते हैं। ये हमारा टॉपिक बहुत इजी टॉपिक है। सो रूल नंबर फर्स्ट, यूज ऑफ सम। सम का रूल नंबर पहला, सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव, sum is used in affirmative sentences. Sum is used in affirmative sentences. ओके, आप स्टूडेंट समझ गए होंगे, आपके सामने मैंने राइट कर दिया है कि सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। अफर्मेटिव में आप तो जानते होंगे साधारण वाक्य, सकारात्मक वाक्य। मैं एग्जांपल आपके सामने यहां पे राइट कर देता हूं। फॉर एग्जांपल्स, I have blank space money in my pocket, full stop। अब यहां पे ध्यान देंगे, जैसा कि आपको मालूम है कि जब हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस आता है, अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी साधारण वाक्य, सकारात्मक वाक्य, बिना नॉट वाला, तो हम ऑलवेज उस पे अफर्मेटिव सेंटेंस पे अपना रूल कहता है कि डिटर्मिनस के टॉपिक पे हम सम का यूज करेंगे। ये सम आ गया और ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी साधारण या सकारात्मक वाक्य, बिना नॉट वाला, बिना नेगेटिव वर्ड वाला, बिना नेगेटिव सेंस वाला सेंटेंस अगर हमारा आता है, राइट, तो हम उस पे सम का यूज करेंगे। अब ये स्टूडेंट्स, आपको यहां पे एक बात अटेंशन करना है कि सम इज, यहां पे ध्यान देंगे आप लोग, जैसा कि अभी मैं बिगिनिंग में स्टार्टिंग पे चर्चा आपसे कर रहा था काउंटेबल और अनकाउंटेबल्स के बारे में, तो आपको यह ध्यान देना है सम इज यूज्ड, एक बात यहां पे नोटिस करें आप सब कोई, sum is used before uncountable
एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, यानी सम का यूज अनकाउंटेबल नाउन के पहले और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं उस बात को कि सम का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। सम इज नॉट यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी सम का प्रयोग अगर वो काउंटेबल है तो सिंगुलर काउंटेबल के पहले नहीं यूज किया जाता, नहीं रखा जाता। अदरवाइज दिस पार्ट विल बी एरर। अगर हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले सम रख देते हैं तो एरर हो जाएगा। ओके, क्योंकि जो सम है, सम का मतलब होता है कुछ, राइट, यानी सम इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ ए एन एंड वन, यानी जो सम है वो ए एन और वन का प्लूरल फॉर्म है, इसलिए हम सिंगुलर काउंटेबल के पहले सम नहीं रखते, नहीं यूज करते, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ब्लैंक स्पेस के बाद में अगर वहां पे चाहे वो अनकाउंटेबल नाउन हो जिसे नहीं गिन सकते और चाहे काउंटेबल हो, लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम सम का यूज नहीं करते, अदरवाइज ये पार्ट हमारा एरर हो जाएगा। यानी कि सम बॉयज होगा, सम गर्ल्स होगा, सम पीपल होगा, सम बुक्स होगा, यानी सम बॉय नहीं होगा, सम गर्ल नहीं होगा, सम बुक नहीं होगा, ये सब एरर पार्ट हो जाएगा। ओके, तो जैसा आप समझ गए होंगे, अब अपन चलते हैं रूल नंबर सेकंड की ओर। अभी मैंने आपको बताया कि सम का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, वो ब्लैंक स्पेस के बाद में अनकाउंटेबल नाउन है या प्लूरल काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर के पहले यूज हम नहीं करते। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन आगे चल, मनी अनकाउंटेबल नाउन्स है, ओके, रुपीस काउंटेबल है, क्योंकि मनी का मतलब मुद्रा होता है, लेकिन गिना किसे जाता है, रुपीस को गिनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन फॉरवर्ड करते हैं हमारा सिलेबस, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर सेकंड, यूज ऑफ सम का रूल नंबर सेकंड, यहां पे आप ध्यान देंगे। रूल नंबर सेकंड, सम इज यूज्ड इन ऑफर्स, sum is used in offers and requests, sum is used in offers and requests, sum is used in offers and requests। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, नंबर फर्स्ट, ऑफर वुड ऑब्लिक विल, सेकेंड रिक्वेस्ट कुड। अब यहां पे स्टूडेंट ध्यान देंगे कि सम का यूज, आपका रूल ये कह रहा, मैं आपके सामने राइट कर चुका हूं कि सम इज यूज्ड इन ऑफर्स एंड रिक्वेस्ट, यानी सम का प्रयोग ऑफर मींस प्रस्ताव, रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना या निवेदन, अब ध्यान देंगे तो आपका सम का रूल कह रहा है कि सम का प्रयोग प्रस्ताव के सेंटेंस में और रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना के सेंटेंस में किया जाता है, यानी सम का प्रयोग प्रस्ताव यानी ऑफर और रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना में किया जाता है। लेकिन अब हमारे सामने ये नोटिस करने की बात है यहां पे कि आखिर हम कैसे जानेंगे एग्जाम में, कैसे हम क्वेश्चन में जानेंगे कि वो सेंटेंस हमारा ऑफर का है और कैसे जानेंगे कि वो रिक्वेस्ट का है। तो आपके सामने मैं ये राइट कर चुका हूं कि अगर किसी सेंटेंस में ये दो मॉडल्स हैं, राइट, वुड या विल अगर आते हैं, अगर वो सेंटेंस की शुरुआत यानी वो सेंटेंस में आपके मॉडल वुड या विल अगर आता है तो वो सेंटेंस आपका ऑफर का है। क्योंकि अगर हम किसी को पोलाइटली, नम्रता पूर्वक, शिष्टता पूर्वक अगर हम ऑफर देते हैं तो वुड से देते हैं और हम विल से भी ऑफर दे सकते हैं। तो अगर वुड या विल आया है तो वो सेंटेंस हमारा ऑफर का होगा। और राइट, और पोलाइटली यानी कि पोलाइटनेस के साथ, विनम्रता के साथ में अगर किसी व्यक्ति से प्रार्थना करना है, किसी काम को करवाने के लिए रिक्वेस्ट करना है, निवेदन करना है, तो हमेशा हम इस मॉडल का यूज करते हैं, यानी कुड से करते हैं। तो अगर उस सेंटेंस में कुड आया है तो वो सेंटेंस हमारा रिक्वेस्ट का होगा, प्रार्थना का होगा। मैं एक सेंटेंस आपके सामने यहां पे राइट कर देता हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा, would you like to take blank space tea? और एक सेंटेंस में और एग्जांपल और राइट कर देता हूं, could you do blank space typing for me? अब यहां पे स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, दिखेगा अभी जस्ट आपने ऊपर स्टडी किया कि अगर उस सेंटेंस में
वुड या विल अगर आया है तो वो सेंटेंस हमारा ऑफर का है, राइट। अभी मैंने बताया कि सम का यूज ऑफर और रिक्वेस्ट में किया जाता है, तो हम कैसे पहचानेंगे, ये आपके सामने एग्जांपल आ चुका है कि अगर सेंटेंस में विल या वुड अगर आया है तो वो सेंटेंस हमारा ऑफर का है, यानी वो सेंटेंस हमारा ऑफर का है, राइट। और आपने पढ़ा कि ऑफर और रिक्वेस्ट में अगर डिटर्मिनस के टॉपिक से क्वेश्चन हमारे सामने रखा हुआ है और ऑप्शन में अगर हमारे पास डिटर्मिनस के ऑप्शन दिए हुए हैं तो उसमें सम आएगा, तो जैसा कि मैंने सम यहां पे पुट कर दिया यानी रख दिया, राइट। और अगर सेंटेंस में पुट आया है तो वो सेंटेंस हमारा रिक्वेस्ट का होगा, प्रार्थना का होगा, निवेदन का होगा। तो आपने भी पढ़ा कि रिक्वेस्ट में भी अपन सम का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे रूल नंबर 2 के बारे में कि ऑफर और रिक्वेस्ट में हम सम का यूज करते हैं। और आपको मैंने आइडेंटिफाई करने के लिए यहां पे मॉडल्स ये बता भी दिया। मॉडल्स मतलब हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रियाएं, ऑक्सिलरी वर्ब्स मॉडल ऑक्सिलरीज। ओके, तो यहां पे स्टूडेंट्स अपना यूज ऑफ जो सम का प्रयोग था वो कंप्लीट हम कर चुके हैं। ये कंप्लीट हो चुके हैं, अपने 2 रूल्स थे, देयर आर 2 रूल्स। ओके, अब इसके बाद में हमारा जो सेकंड डिटर्मिनस है, सेकंड एडजेक्टिव है, वो होगा यूज ऑफ एनी, यानी सेकंड हमारा डिटर्मिनर एडजेक्टिव है एनी, यानी एनी का प्रयोग। तो ध्यान दीजिएगा, एनी का जो हिंदी सेंस है वो सेम सेंस है जो सम का था, यानी एनी का जो भी अर्थ होगा वो होगा कुछ, कोई, थोड़ा, यानी हिंदी जो सेंस है सम और एनी का समान है, यानी एक ही तरह सेम उसके सेंस होंगे जैसा कि सम का था, केवल यूजेस पे डिफरेंस आ जाएगा, रूल्स पे डिफरेंस आ जाएगा। तो यहां पे एनी का रूल नंबर 1 कह रहा है, अर्थ मैंने आपके सामने राइट कर चुका हूं कि एनी का अर्थ होगा कुछ, कोई, थोड़ा। रूल नंबर 1 हमारा कह रहा है कि एनी इज यूज्ड इन negative sentence and questions full stop। negative sentence and question means interrogative sentence। question का यहां पे मतलब है आपका interrogative sentences। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहां पे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि नेगेटिव सेंटेंस में और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यानी क्वेश्चन पे हम सम का यूज नहीं करते, ऑलवेज यूज्ड एनी इंस्टेड ऑफ सम, यानी सम के स्थान पे यानी सम के बजाय हम एनी का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके सामने मैं यहां पे राइट कर देता हूं, जैसा मैंने आपसे कह दिया। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, फॉर एग्जांपल्स फर्स्ट, देयर इज नॉट ब्लैंक स्पेस बॉय in the class। सेकंड एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहां पे राइट कर दिया हूं, डू यू हैव मनी। अब यहां पे ध्यान देंगे, आप ध्यान दीजिएगा। अभी अपन ने पढ़ा कि नेगेटिव, ये बेसिक रूल है हमारा एनी का कि नेगेटिव सेंटेंस में यानी नॉट वाले सेंटेंस में हम एनी का यूज करेंगे, सम का यूज कभी नहीं करते नेगेटिव सेंटेंस में। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे यानी इंटरोगेटिव का मतलब कि जब कोई हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले अगर रखी हुई है, बिगनिंग में रखी हुई है, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड एक्सेट्रा, तो इस कंडीशन पे ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ, प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। इस कंडीशन पे भी अपन एनी का यूज करेंगे, सम का यूज नहीं करेंगे। ओके, अगर फिलर्स क्वेश्चन में आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में, और नेगेटिव सेंटेंस है या इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो एनी का यूज करेंगे। अगर एग्जाम में एरर पार्ट के क्वेश्चन पे अगर सम यहां पे रख दिया जाता है नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो गया, दिस पार्ट विल बी एरर, ये आपका पार्ट एरर है, यानी ये सेंटेंस रॉन्ग है। चाहे वो सेंटेंस हमारा कितना भी शॉर्ट होगा एग्जाम में, चाहे जितना भी लॉन्ग होगा, आपको ये बात माइंड पे रखना है कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम एनी का यूज करते हैं, राइट। अब अपन चलते हैं रूल नंबर नेक्स्ट, रूल नंबर 2 यूज ऑफ एनी का सेकंड नंबर रूल यहां पे ध्यान देंगे। ओके, चलिए मैं आपके सामने यहां पे पहले राइट कर देता हूं, देन वी विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस रूल। ओके, रूल नंबर 2, एनी इज यूज्ड विद हार्डली, बेली, scarcely,
scarcely, hardly, barely, scarcely, which are almost negatives, which are almost negatives. ओके, अब यहां पे ध्यान देंगे, आपका रूल ये कह रहा है एनी इज यूज्ड विद हार्डली, बेली, स्कैर्सली, विच आर ऑलमोस्ट नेगेटिव. ओके, मैं यहां पे पहले आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूं. फॉर एग्जांपल्स ध्यान देंगे, मैं एग्जांपल लिख देता हूं पहले यहां पे. देयर वॉज हार्डली ब्लैंक स्पेस मिल्क इन दी जग. स्टूडेंट्स, अब यहां पे ध्यान देंगे आप, बिल्कुल इजी रूल है यहां पे. देखिए, जब किसी भी सेंटेंस में, किसी भी क्वेश्चन पे अगर आपके सामने देयर आर 3 वर्ड्स है, हार्डली, बेली, स्केर्सली, अगर ब्लैंक स्पेस के पहले अगर हार्डली, बेली, हार्डली और सेकेंड वर्ड में आपके सामने लिखा बेली और स्केर्सली, अगर ये 3 वर्ड्स अगर आ जाते हैं, ये नेगेटिव वर्ड्स है, तीनों नेगेटिव वर्ड्स हैं. ओके, अगर हार्डली, बेली, स्केर्सली अगर आ जाते हैं ब्लैंक स्पेस के पहले, तो इनके साथ में ऑलवेज एनी का यूज किया जाता है. ओके, जैसा कि रूल में मैं यहां पे एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं, आपके सामने राइट कर चुका हूं कि एनी इज यूज्ड विद हार्डली, बेली, स्केर्सली, विच आर ऑलमोस्ट नेगेटिव्स. ओके, कि हार्डली, बेली, स्केर्सली अगर आया है ब्लैंक स्पेस के पहले, तो उसके बाद में या साथ में हम एनी का यूज करेंगे, यानी हार्डली एनी, बेली एनी, स्केर्सली एनी है. ओके, और एक चीज आपको और ध्यान देना है, ये 3 वर्ड्स आपके सामने हार्डली, बेली, स्केर्सली, ये तीनों वर्ड का सेम मतलब है. इंग्लिश में इसका सेंस आप चाहे तो नोटिस कर सकते हैं. इसका मतलब हुआ ऑलमोस्ट नॉट. ये 3 वर्ड्स आपके सामने जो है हार्डली, बेली, स्केर्सली, इसका इंग्लिश मींस हुआ ऑलमोस्ट नॉट, यानी ये नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव सेंस आपके सामने, नेगेटिव सेंस रखते हैं ये सारे वर्ड्स. ओके, जिसका मतलब है हिंदी में मुश्किल से, ना के बराबर. ओके, तो ये रूल अपना कंप्लीट हुआ. एक बात आपको और ध्यान रखना है कि अगर किसी क्वेश्चन पे अगर कोई भी नेगेटिव वर्ड अगर आता है, नॉट, ठीक है, अभी अपन ने पढ़ा कि अगर नॉट वाला सेंटेंस आएगा डायरेक्टली, जब नॉट दिया रहेगा तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया वो, तो उसमें तो अपन को एनी यूज करना है. बट अगर कोई भी नेगेटिव वर्ड अगर रखा हुआ है, तो उस नेगेटिव वर्ड जो नेगेटिव सेंस व्यक्त कर रहा है क्वेश्चन, तो उसके साथ में भी हम एनी का यूज करेंगे, यानी सम यूज नहीं होगा. ओके स्टूडेंट्स, आप यहां पे समझ गए होंगे रूल नंबर 2 के बारे में, जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा. इसके बाद अपन आगे चलते हैं. एक बात आपको नोटिस करना है, एक रूल मैं आपको और बता देता हूं. रूल नंबर 3, एनी इज यूज्ड विद विदाउट, when without any means with no. अब यहां पे स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, बिल्कुल इजी रूल है. यहां पे मैं अब एग्जांपल्स आपके सामने राइट कर देता हूं. फॉर एग्जांपल्स, he crossed the